अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गए हैं सारे, 19 है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कल हमने थोड़ा सा कल बच्चे काफ़ी कम थे क्लास में। थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन लिया था कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स किसको कहते हैं, और उसमें ये था हमारे पास कि जो हम आप पहले पढ़ चुके हैं, कंटिन्यूटी जो आप पढ़ चुके हैं कैलकुलस के अंदर, कैलकुलस 1 आपने पढ़ लिया और 2 आप पढ़ने लगे हैं। तो उसमें हमारे पास क्या होता है, कंटिन्यूटी होती है। कैलकुलस बेस कर रही होती है किसके ऊपर, कंटिन्यूटी के ऊपर, ठीक है। उसमें हमारे पास ये होता है कि अगर आपके पास कोई से 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, कोई से 2 पॉइंट्स अगर आपके पास हैं तो क्या होता है, जैसे कि ये आपके पास एक रियल लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स आ जाएं, 0 और 1, ठीक। तो 0 और 1 के दरमियान हमारे पास बेशुमार रियल नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। कंटिन्यूटी के अंदर ऐसा है कि हम 0 से 1 के अंदर अगर हमने जाना है तो यहाँ पर बेशुमार रियल नंबर्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, जबकि डिस्क्रीट में ऐसा कुछ नहीं है। हमने क्या करना है, 0 से 1 पर डायरेक्ट हम जंप कर सकते हैं। तो कंटिन्यूटी को अगर हम निकाल दें तो बाकी जो चीज़ बच जाती है वो सारी हमारे पास क्या है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है। इसके लिए बुक मैंने आपको रिकमेंड की है, ZR भट्टी की आपने बुक लेनी है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ठीक है। उसमें 2 एडिशन है उनके, आपने वो एडिशन लेना है जिसमें सिर्फ 5 चैप्टर हो, ठीक है। ग्राफ थ्योरी उसके अंदर ना हो, सिर्फ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हो, तो बुक को ज़रा देख कर लीजिएगा, ठीक। और कल जो है वो हमने स्टार्ट किया था मैथमेटिकल इंडक्शन से। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर जो टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं वो फंक्शंस हैं, सेट्स हैं, इसके अलावा सीक्वेंस है। क्योंकि ये चीज़ें हम बार बार पढ़ चुके हैं पहले, इसलिए मैथमेटिकल इंडक्शन भी आपने पहले पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर के अंदर, बायनोमियल थ्योरम है और लॉजिक्स हैं, प्रूफ्स हैं। तो हमने स्टार्ट लिया है मैथमेटिकल इंडक्शन से, ठीक है। तो जो आप बुक लेंगे उसमें ये चैप्टर नंबर 3 है, मैथमेटिकल इंडक्शन। बुक को आपने देख कर लेना है क्योंकि उसमें 2 तरह के एडिशंस हैं। सिर्फ वो वाला एडिशन लीजिएगा जिसमें सिर्फ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हो और उसके अंदर ग्राफ थ्योरी ना हो, ठीक है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन हम स्टार्ट करते हैं। मैथ्स में प्रूफ करने के मुख्तलिफ मेथड हैं, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं एक डायरेक्ट प्रूफ आप करते हैं, एक स्टेटमेंट आपको गिवन हो तो आप एक डायरेक्ट प्रूफ कर देते हैं। एक इनडायरेक्ट प्रूफ होता है, तो हम सारे प्रूफ के मेथड पढ़ेंगे। इनमें एक हमारे पास मेथड कौन सा है, मैथमेटिकल इंडक्शन का। उसमें हमारे पास क्या होता है कि एक स्टेटमेंट आपको गिवन है एक से ज़्यादा इंटीजर्स के लिए, जैसे कि तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के लिए एक स्टेटमेंट गिवन है जिसको आपने प्रूफ करना है। तो आप एक एक इंटीजर को पकड़ के उसके अंदर पुट नहीं करेंगे, ठीक है। एक एक इंटीजर के साथ आप उसको नहीं करेंगे, बल्कि आप यहाँ पर जो चीज़ यूज़ करेंगे वो क्या होगी, वो हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन है, ठीक है। इस ऐसी स्टेटमेंट्स को प्रूफ करने का जो मेथड है वो हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन है कि एक स्टेटमेंट को आपने एक से ज़्यादा पॉइंट्स के लिए प्रूफ करना है, ठीक है। वो जो पॉइंट्स हैं वो आपके पास इनफाइनाइट भी हो सकते हैं,
ज़्यादातर जो हम यूज़ करेंगे वो कौन से होंगे, वो एक इनफाइनाइट सेट होगा जिसमें हमारे पास क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स पर हम ज़्यादातर डील करेंगे। ठीक है, इसकी एग्जांपल ये देते हैं कि जैसे एक लैडर है, लैडर इस पर आपने चढ़ना है, इसके टॉप तक जाना है, तो किस तरह से जाएंगे? इस पर जाने के लिए अगर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फर्स्ट स्टेप पर जाना होगा। ठीक है, तो मैथमेटिकल इंडक्शन को प्रूव करने का भी यही रूल होगा कि फर्स्ट स्टेप पर जो स्टेटमेंट गिवन होगी उसको हम प्रूव करेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप पर जाएंगे, फिर आप सेकंड पर जाएंगे, फिर थर्ड पर जाएंगे, इसी तरह से सो ऑन। यहाँ पर आपके पास कोई स्टेप होगा जो कौन सा है, के। ठीक है, इन जनरल वो 10वां 11वां कोई भी हो सकता है, हम इसको नाम दे देते हैं किसका, के स्टेप का। अगर आप के पर जा सकते हैं तो उससे नेक्स्ट स्टेप पर भी जा सकते हैं। वो स्टेप कौन सा होगा, वो के प्लस 1 स्टेप होगा। ठीक है, बेसिक स्टेप पर सबसे पहले आप आए, बेसिक स्टेप से हम कहाँ तक चले गए, हम के स्टेप पर चले गए, और के से जो अगला अगला स्टेप हमारे पास कौन सा बनेगा, के प्लस 1 स्टेप, हम उस पर भी जा सकते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन कहता है कि अगर आप पहले स्टेप पर चले गए, आप के पर चले गए, तो आप के प्लस 1 पर भी चले गए, आप इससे आगे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ 3 स्टेप्स के अंदर आप इसको प्रूव कर सकते हैं गिवन स्टेटमेंट को। ठीक है, इसको प्रूव करने का मेथड क्या है कि कोई भी स्टेटमेंट आपको गिवन हो, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं एग्जांपल नंबर 1 है, एक स्टेटमेंट हमें गिवन है। ठीक है, इसको सबसे पहले हमने क्या करना है, ये देखना है कि यहाँ पर क्या चीज मेंशन है। ठीक, क्या चीज मेंशन है, यहाँ पर मेंशन है कि पॉजिटिव इंटीजर्स। ये चीज आपने जरूर चेक करनी है कि आपसे किस चीज के बारे में, कौन से सेट के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, एक स्टेटमेंट आपको गिवन है, इस स्टेटमेंट को आपने प्रूफ करना है किसके लिए, तमाम के तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। अब पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट हम जानते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट आप इसके ऊपर z के ऊपर प्लस का साइन लगा दें। ठीक है, ये शो करेगा कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है। इसको आप नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, क्योंकि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ये इक्वल होते हैं। ठीक है, और ये सेट कहाँ से शुरू होगा, ये सेट शुरू होगा किससे, 1 से। 1 आ जाएगा, इसके अंदर 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास सारे क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो जी चीज आपने सबसे पहले चेक करनी है वो यही है कि स्टेटमेंट को आपने किस सेट के लिए प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमने इस वक्त जो प्रूफ करना है वो कौन सा सेट है हमारे पास, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा पहला नंबर है, जो हमारा पहला पॉजिटिव इंटीजर है, हम उसके लिए इस स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे। मतलब कि यहाँ पर जो n है, इसको सबसे पहली वैल्यू आपने कौन सी देनी है, जो इस सेट का पहला इंटीजर है। ठीक है, वो पहला इंटीजर बेसिक इंटीजर इस वक्त हमारे पास कहलाएगा। हम ये बेसिक स्टेप करेंगे कि हम n को वैल्यू क्या दे देंगे, 1 वैल्यू दे देंगे। गिवन स्टेटमेंट में जहाँ जहाँ n है उसकी जगह 1 वैल्यू दी, मतलब कि ये जो आपके पास टर्म है 7n, इसके अंदर आप n को क्या वैल्यू देंगे, इसके अंदर आप n को वैल्यू देंगे 1। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 7, 7 इंटू 1 7। इसी तरह से यहाँ पर n को आप रिप्लेस करेंगे किसके साथ, 1 के साथ, क्योंकि हम n को क्या वैल्यू दे रहे हैं, n को हम वैल्यू दे रहे हैं 1। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 7 इंटू 1, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से क्या होता है कि 2 2 से कैंसिल हो जाता है। ठीक है, और 7 और 7 आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो बेसिक स्टेप के लिए n इज इक्वल टू 1 के लिए जो गिवन स्टेटमेंट थी वो हमने प्रूव कर दी है। यहाँ से आप दो तरह से कर सकते हैं, एक ये है कि आप इसकी फर्स्ट टर्म जस्ट लिख लें, क्योंकि आप n को वैल्यू दे रहे हैं 1, तो आपके पास जस्ट फर्स्ट टर्म आएगी 7। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि ये जो लास्ट टर्म है इसमें आपने n को कितनी वैल्यू देनी है, n को वैल्यू देनी है 1। ठीक है, तो आपके पास बेसिक स्टेप के लिए ये जो गिवन इक्वेशन थी, ये वाली गिवन इक्वेशन ये हमारे पास प्रूव हो गई है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हम ये करेंगे कि किसी भी इंटीजर के लिए, ठीक है, ये जो सेट है हमारे पास, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, इसके एक जर्नल इंटीजर लिया, इसका कोई सा जर्नल इंटीजर हम कौन सा ले लेंगे, के इंटीजर ले लें, आपकी अपनी मर्जी है, आमतौर पर के लिया जाता है। ठीक है, किसी भी इंटीजर के लिए हम कहते हैं कि ये गिवन स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास
ट्रू आती है। ठीक है, किसी भी इंटीजर k के लिए गिवन स्टेटमेंट हमारे पास क्या आती है, ट्रू आती है। तो हम ये चीज क्या कर रहे हैं, हम ये चीज लेट कर रहे हैं। आपने n इक्वल्स टू 1 के लिए प्रूफ करना है। जैसे अभी आपने n को वैल्यू पुट की, आपने से प्रूफ किया कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के बराबर आया है। n इक्वल्स टू k के लिए हमने क्या करना होता है, लेट करना होता है कि गिवन स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। जब हम ये लेट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि लेट 1 बी ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। लेकिन ये जो k है इसके ऊपर एक कंडीशन लगी हुई है, और ये कंडीशन क्या है कि k को क्या होना चाहिए, k को एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। k को कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट से। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि आपने यहाँ पर लिखना है कि n हमारे पास k के बराबर हो गया, लेकिन k जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है या k एक नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर आप यहाँ जरूर मेंशन करेंगे कि k बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। ठीक, देन क्या होगा कि गिवन इक्वेशन के अंदर जहां जहां n है उसकी जगह आप क्या लिख देंगे, उसकी जगह आप k लिख देंगे। ठीक है, 7 एज इट इज रहेगा, 14 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर इस n को हमने रिप्लेस किया किसके साथ, k के साथ। यहाँ पर हमारे पास आया 7k, k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये भैया नंबर 2 जो है वो हमारे पास आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको जस्ट लेट किया हुआ है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने देखना है कि इक्वेशन नंबर 2 की जो लास्ट टर्म है, इक्वेशन नंबर 2 की लास्ट टर्म सिर्फ आप देखेंगे, क्योंकि इससे हमने अगला एक स्टेप और लेना है, हमने k प्लस 1 पर जाना है। तो इक्वेशन नंबर 2 में जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी लास्ट टर्म हमारे पास कितनी है, वो लास्ट टर्म हमारे पास है 7k। ठीक है, इस लास्ट टर्म में आपने क्या करना है, ये जो k है इसको रिप्लेस करना है किसके साथ, जो इससे नेक्स्ट नंबर आता है, वो नंबर कौन सा आता है, k प्लस 1। ठीक है, लास्ट टर्म जस्ट लेनी है, लास्ट टर्म में इस k को रिप्लेस करना है किसके साथ, k प्लस 1 के साथ। 7 एज इट इज रहेगा। ठीक है, 7 एज इट इज रहा। इस k की जगह हमारे पास क्या आ गया, इस k की जगह हमारे पास k प्लस 1 आया, हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। तो जो ये नई टर्म हमारे पास आई वो 7 इंटू k प्लस 1 की आई। ठीक है, लास्ट टर्म में हमने k की जगह क्या लिखा, k प्लस 1। अब जो ये नई टर्म हमारे पास आ गई, ठीक है, जो नई टर्म हमारे पास बनी जिसमें हमने k को रिप्लेस किया k प्लस 1 के साथ, इस टर्म को हमने क्या करना है, ऐड करना है ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हमने बोथ साइड इस नई टर्म को 7k प्लस 1 को ऐड कर देना है। लेफ्ट साइड पर ऐड किया तो यहाँ पर आप देखें 7k था, इससे अगली टर्म पर आ गए, वो टर्म हमारे पास कौन सी आई, 7k प्लस 1। लेफ्ट साइड पर ऐड कर दिया, इसी तरह से राइट साइड पर भी ऐड कर देंगे। राइट साइड हमारे पास थी 7k, k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इसमें अब हमने ऐड किया किसको, 7k प्लस 1 को। ठीक है, तो यहाँ तक क्या हुआ। अब लेफ्ट साइड को आपने कुछ नहीं करना, लेफ्ट साइड एज इट इज रहेगी, इसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने का मेथड क्या होगा कि आप देखें कि 7 कॉमन आ रहा है, k प्लस 1 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी k प्लस 1 है, इसको हम कॉमन ले लेंगे। इस तरह से कर लें, या पहले इन्होंने क्या किया, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो ये कितना हो गया, 14 आ गया। और यहाँ पर हमारे पास जो टर्म आ रही है वो कितनी आ रही है, 7k प्लस 1 k प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। मैथमेटिकल इंडक्शन का जब आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो उसमें आपको आंसर का पता होता है। ठीक है, वो आंसर कैसे पता होता है कि गिवन स्टेटमेंट के अंदर, गिवन स्टेटमेंट, ये आपको स्टेटमेंट गिवन है, यहाँ पर आपका आंसर जो आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि इस n की जगह k प्लस 1 होना चाहिए। ठीक है, इस n की जगह k प्लस 1 होना चाहिए, इस n की जगह भी k प्लस 1 होना चाहिए, क्योंकि जो लास्ट हम काम कर रहे हैं वो k प्लस 1 के लिए कर रहे हैं। तो इस n की जगह भी k प्लस 1 आ गया, इस n की जगह भी k प्लस 1 आ गया, तो ये बन गया 7k प्लस 1 और ये बन गया k प्लस 2। ठीक है, तो ये लास्ट आपको आंसर जो है वो गिवन होता है। इसको अगर आप चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि k प्लस 1 आपको नजर आ जाए कि आपने इसको रिप्लेस किया है। इसको लिखने का मेथड क्या हो सकता है
कि आप यहाँ पर लिख दें कि k+1 तो एज इट इज आ गया। इस k की जगह k+1 मतलब ये 2 को आपने सेपरेट कर दिया है 1 और 1 में, 1 और 1 में, ठीक है। 1 और 1 में लिखा तो यहाँ पर k+1 आ गया और प्लस ये जो लास्ट है इसको मतलब अगर आप ना भी करें तो इतना इसका मसला नहीं है, इधर तक इसको एंड कर दें, ठीक है। दिस शो दैट 1 is true for n equals to k+1, hence 1 is true for all positive integers n। मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज करते हुए हमने प्रूव कर दिया कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है किसके लिए, सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। कोई चीज पूछनी हो, यहाँ पर कोई चीज आपने पूछनी हो? सारा क्लियर है? अच्छा जी, इधर से हम ये पढ़ लेते हैं एक दफा, क्योंकि हमने सारे देख लिया कि सवाल को किस तरह से सॉल्व करना है। इधर अब इसको पढ़ लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है, ठीक है। आपको एक स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट जैसे यहाँ पर गिवन थी 7 + 14 + 21, ये जो स्टेटमेंट है इसको आप नाम दे सकते हैं Pn का, ठीक है। Pn का दे दें, Sn का दे दें, स्टेटमेंट है या प्रिंसिपल के लिए P का यूज किया हुआ है, अगर आप स्टेटमेंट के साथ लिखना चाहते हैं तो आप Sn भी लिख सकते हैं। एक स्टेटमेंट आपको गिवन है, ये ट्रू है किसके लिए, n = 1 के लिए, ठीक है। एंड द ट्रूथ ऑफ Pn फॉर n इक्वल्स टू k, जहाँ पर हमने लेट किया था कि गिवन स्टेटमेंट n इक्वल्स टू k के लिए प्रूव है, उसी चीज को हम लिख रहे हैं कि Pn का जो ट्रूथ है, एंड द ट्रूथ ऑफ Pn implies द ट्रूथ ऑफ Pn फॉर n इक्वल्स टू k+1। स्टेटमेंट को n इक्वल्स टू k के लिए ट्रूथ मानते हुए, ठीक है, हम प्रूव करते हैं कि गिवन स्टेटमेंट ट्रू है किसके लिए, n इज इक्वल टू k+1 के लिए। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर क्या होता है, देन Pn इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। एक स्टेटमेंट थी आपके पास, स्टेटमेंट को हमने नाम दे दिया किसका, Pn का। इस वक्त हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ रहे हैं। एक स्टेटमेंट है हमारे पास Pn, अगर वो स्टेटमेंट n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू आ जाती है, और अगर n इक्वल्स टू k के लिए स्टेटमेंट को हम ट्रू मान लें, तो फिर वहां से ये बात प्रूफ होनी चाहिए कि n इक्वल्स टू k+1 के लिए भी गिवन स्टेटमेंट ट्रू आती है। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर क्या होता है कि जो स्टेटमेंट थी Pn वो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ट्रू है, ठीक है। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। कोई सवाल पूछना हो आप साथ साथ पूछ लें। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, काम हो रही है सारा। आपने यहाँ पे देख लिया, एक स्टेटमेंट आपको गिवन है और किसके लिए, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए आपने इसको प्रूव कराना है। तो क्या तरीका होगा, आप मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज करेंगे, ठीक है। मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ये देखना है कि स्टेटमेंट किस इंटीजर के बारे में पूछी गई है, कौन से इंटीजर्स का सेट है जिसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर है, सबसे पहला पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होता है, 1। तो बेसिक स्टेप हम करते हैं, जो भी सेट आपको गिवन है उसके पहले इंटीजर के साथ, ठीक है। यहाँ पर हम हमेशा इंटीजर्स ही होंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जब आप करेंगे तो वहां पर पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। तो पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से। तो बेसिक स्टेप आप किसके लिए करेंगे, n इक्वल्स टू 1 के लिए, ठीक है। n इक्वल्स टू 1 के लिए जब आप करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से इसकी पहली टर्म ले लें और यहाँ पर आप क्या करेंगे कि जहाँ n आ रहा है उसकी जगह आप क्या लिख देंगे, उसकी जगह आप 1 लिख देंगे, ठीक है। इसको करने के दो मेथड होते हैं, आमतौर पर यही किया जाता है कि ये फर्स्ट नंबर जो है उसको आप पिक कर लेते हैं n इक्वल्स टू 1 के लिए।
अदरवाइज ये हो सकता है कि ये जो लास्ट टर्म गिवन है, क्योंकि बाकी हम सारा काम इस लास्ट टर्म से करते हैं, इस लास्ट टर्म में इस n की जगह आप क्या लिख दें, इस n की जगह आप 1 लिख दें। ठीक है, तो ये 1 माइनस 1 से क्या हो जाएगा, 4 की पावर 0, और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 आ जाए तो वो किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया। राइट हैंड साइड पर क्या करना है कि यहाँ पर n आ रहा है और इस n को आपने रिप्लेस करना है किसके साथ, 1 के साथ। इसको सॉल्व किया, यहाँ पे 3/4 आ गया, 4/3 से कैंसिल होकर आंसर 1 आया। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के बराबर आता है, आपने प्रूव करके देख लिया। देयरफॉर क्या होगा कि गिवन स्टेटमेंट 1 जो थी वो ट्रू है, किसके लिए, फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए। उससे अगला काम हमने क्या करना है, हमने इसको n इक्वल्स टू k के लिए लेट कर लेना है। ठीक है, कि गिवन स्टेटमेंट ट्रू है किसके लिए, n इक्वल्स टू k के लिए। कोई भी एक इंटीजर हमारे पास k है, इन जनरल हम काम करेंगे n इक्वल्स टू k के लिए गिवन स्टेटमेंट ट्रू है। लेकिन इस k के ऊपर कंडीशन लगी हुई है कि k को क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर। तो आप यहाँ पर ये लाजमी बात लिखेंगे कि n हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन n कहाँ से बिलोंग करता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। ठीक है, लेट 1 बी ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k, देन क्या हो जाएगा, गिवन स्टेटमेंट में जहाँ जहाँ n है उसकी जगह अब आपने क्या लिख देना है, k लिख देना है। ये सारी टर्म्स एज इट इज रहेंगी। यहाँ पर 1/4 k माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास 1/4 पावर k आ जाएगी। ठीक है, इतना काम करने के बाद इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है। इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड आपने देखनी है। ठीक है, एक ही तरह के सारे सवाल हैं इसके अंदर। इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड उसका लास्ट टर्म, उसकी लास्ट टर्म। ठीक है, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड थी और ये इसकी लास्ट टर्म है। ठीक है, इस लास्ट टर्म में k को रिप्लेस करना है किसके साथ, k प्लस 1 के साथ। ठीक हो गया, आपने देखा कि लास्ट टर्म हमारे पास है 1/4 k माइनस 1, इस k को रिप्लेस करना है k प्लस 1 के साथ। ठीक है, आपके पास जो टर्म है वो 1/4 k माइनस 1 है। 1/4 इसकी पावर में हमारे पास k माइनस 1 है, इस k को आपने रिप्लेस कर देना है किसके साथ, k प्लस 1 के साथ। तो ये टर्म क्या बन जाएगी, वो टर्म बन जाएगी 1/4, k की जगह आपने लिखा k प्लस 1, k प्लस 1 और एक माइनस का 1 पहले से मौजूद है, प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल होकर आपके पास जो नई टर्म बनी वो कौन सी बनी, वो बनी 1/4 पावर k। ठीक है, 1/4 पावर k। अब जो ये नई टर्म आई है, इस टर्म को आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 में लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों पर ऐड कर देना है। ठीक है, 1 प्लस 1/4 1/16 यहाँ तक टर्म्स हमने एज इट इज लिखी। जो नई टर्म हमारे पास आई 1/4 के, हमने इसको लेफ्ट साइड पर भी ऐड कर दिया और इसी तरह से हमने इसको राइट साइड पर भी ऐड कर दिया। अब आपका आंसर आना कैसा चाहिए, आंसर मैंने आपको बताया कि आप उसको डायरेक्ट बता सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए। उसको हम चेक कर लेते हैं। गिवन स्टेटमेंट में, ये जो गिवन स्टेटमेंट है उसमें सिर्फ क्या होना चाहिए कि जहां पर n है उसकी जगह k प्लस 1 आना चाहिए। ठीक है, 4/3 एज इट इज रहेगा, 1 एज इट इज रहेगा, माइनस एज इट इज रहेगा, 1/4 इसकी पावर कितनी होनी चाहिए, k प्लस 1। ठीक है, तो अब जो हमारे पास आ रहा है उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। ये सारी टर्म्स हमारे पास एज इट इज आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने 1/4 के ऐड कर दिया है, लेकिन होना क्या चाहिए कि 4/3 इन सारी टर्म्स में से कॉमन आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी आप देख रहे थे कि यहाँ पर हमारे पास 4/3 जो है वो कॉमन आना चाहिए इन सारी टर्म्स में से। 4/3 पहली टर्म के अंदर तो मौजूद है। ठीक है, 4/3 यहाँ पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर आपको 4/3 नजर नहीं आ रहा। तो इसमें से जब आप 4/3 कॉमन लेंगे तो वो कैसे कॉमन लिया जाएगा, आपको आता होगा इसको लेना। ठीक है, 4/3 इस पहली टर्म में से तो कॉमन आ गया। जब आप इधर पहुंचेंगे और इसमें से आपने 4/3 को कॉमन लेना है तो क्या होगा,
जो नंबर आप यहाँ पर लिखते हैं 4/3, इसी का रेसिप्रोकल यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है, जब आप कॉमन लेते हैं तो किस तरह से कॉमन लिया जाता है कि 4/3 यहाँ पर है, तो इसका जो रेसिप्रोकल है वो कौन सा है, वो 3/4 बनेगा। तो इस टर्म के साथ 3/4 लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपस में कैंसिल होकर आपके पास 1 आ रहा है और 1 ही आना चाहिए। 4/3 आपने यहाँ से भी कॉमन लिया, 4/3 यहाँ से भी कॉमन लिया। पहली टर्म में से 4/3 एज इट इज कॉमन आ जाएगा। सेकेंड टर्म में 4/3 नजर नहीं आ रहा, इसको कॉमन जब आपने लिया तो इस टर्म पर क्या फर्क पड़ेगा कि 3 ऊपर आ जाएगा और 4 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास 4/3 कॉमन आ गया, जो अब यहाँ पर 4 आ गया, 4 की पावर k आ गई। आप जानते हैं अगर बेस सेम हो तो पावर्स को आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बेस सेम थी, पावर को ऐड किया तो कितनी हो गई, 4 की पावर k+1। जी, कुछ पूछना है तो बता दें, आवाज आई कोई। ओके जी, यहाँ पर 4 की पावर k है, यहाँ पर आपके पास 4 की पावर कितनी आ रही है, k+1 आ रही है। ठीक है, 4 है और एक 4 की पावर k है। इसका जब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आप जानते हैं जो इनमें से बड़ी पावर होती है वो एलसीएम के अंदर आएगी। तो बड़ी टर्म हमारे पास कौन सी है, 4k में से, और 4k में से बड़ी टर्म कौन सी है, 4 × 4 पावर k। ठीक है, ये टर्म हमारे पास एलसीएम में आ गई। इस 1 के साथ आपने एलसीएम नहीं लेना, क्योंकि जो टर्म आपको रिक्वायर्ड है वो है आपके पास 1 - 1/4 पावर k+1। ये पावर आपने बनानी है। यहाँ पर 1 को आपने एलसीएम के अंदर नहीं लेकर आना। इधर से अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व किया तो इधर चूंकि एक 4 कम है तो एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 - 3। यहाँ से आपके पास आंसर आ रहा है -1/4 की पावर k+1। तो जो चीज आपको रिक्वायर्ड थी वो इस वक्त हमारे पास आ चुकी है। Therefore, the given equation 1 is true for n equals to k+1. Hence, by mathematical induction, 1 is true for all integers n. कोई सवाल पूछना हो, कुछ पूछना हो बता दें, समझ आ रहा है? यस मैम, समझ आ रही है मैम जी। बुक का नेम भी बता दें। बुक का नेम है डिस्क्रीट, मैं भी आपको भेज देती हूँ ग्रुप के ऊपर। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, ZR भट्टी की बुक है। ठीक है, और जो टॉपिक्स थैंक आपने यू मैम। पढ़ने हैं वो मैं आपको भेज देती हूँ, वही वाली बुक आप लीजिएगा, दूसरी बुक आपने ओके मैम। नहीं लेनी है। ठीक, कुछ क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं ताकि काम जो है वो आपका साथ साथ हो जाए। सवाल कीजिएगा, कोई है, 20-25 सवाल हैं। आज का जो हमने मेथड पढ़ा है वो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन था। एक ही तरह के सवाल हैं, इसमें से कुछ पिक्टोरियल वाले हैं, पिक्टोरियल को आपको ओपन करना आना चाहिए। ठीक है, पिक्टोरियल को ओपन कैसे करते हैं, या फिर आपके पास कम्बिनेशन का सवाल आएगा। ये दो सवाल हैं जो इसमें फार्मूला लगने हैं, तो वो हम देख लेते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन एक्सरसाइज के सवाल हैं। प्रूफ दैट 1 है, 1 के साथ 1 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है, 2 फैक्टोरियल, n × n फैक्टोरियल, n+1 फैक्टोरियल -1। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको गिवन है। और whenever n is a positive integer, अगेन जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट की बात हो रही है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर वही 3 स्टेप्स हैं। आपने n = 1 के लिए प्रूव किया। ठीक है, फॉर n = 1 हमने यहाँ से जस्ट फर्स्ट टर्म ले ली, 1 × 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पर आपने n को वैल्यू दे दी, n को वैल्यू दी n+1। ठीक है, तो 1 + 1 से 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल में से 1 माइनस हुआ तो वो कितना रह जाएगा, वो 1 ही रह जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर 1 इज ट्रू फॉर n = 1। उसके बाद आप क्या लिखेंगे कि 1 2 है किसके लिए, फॉर n = k के लिए, जबकि k पर कंडीशन है कि k कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर से। आप यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं, जैसे कि अभी हमने बुक में एग्जांपल की, उसमें यहाँ पर n लिखा हुआ था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, लेकिन यहाँ पर ये लिखना जरूरी है। ठीक है, n = k बिलोंग कर रहा है कहाँ से, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर से। गिवन स्टेटमेंट में जहाँ जहाँ n था उसकी जगह हमने अब k लिख दिया है।
जब के लिख दिया तो ये के फैक्टोरियल बन गया, यहाँ पर के प्लस 1 का फैक्टोरियल और माइनस 1 आ गया। अब आपने क्या करना है, जस्ट ये देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड की लास्ट टर्म कौन सी है। लास्ट टर्म हमारे पास है के इंटू के फैक्टोरियल। इस लास्ट टर्म में आपने के को रिप्लेस करना है किसके साथ, के प्लस 1 के साथ। तो जो ये नई टर्म आएगी वो कौन सी आएगी, वो आएगी के प्लस 1 और साथ में क्या आएगा, के प्लस 1 का फैक्टोरियल। बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, क्या करते हैं कि ब्रैकेट्स नहीं लगाते। ब्रैकेट्स लगाना इसका बहुत ज़रूरी है। के की जगह आ गया के प्लस 1, इसको भी आप लिखेंगे ब्रैकेट्स के साथ, और इसी तरह से इस के की जगह भी के प्लस 1 आया, और इस पूरी टर्म का मतलब कि ये के प्लस 1 का फैक्टोरियल है। ठीक है, तो अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो वो सिर्फ 1 का फैक्टोरियल बन जाएगा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब जो ये नई टर्म आई है उसको आपने ऐड कर देना है ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड हमने ऐड किया तो लेफ्ट साइड पर तो जस्ट टर्म ऐड हो गई। राइट साइड पर आपके पास क्या आया, के प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस 1 पहले से था, इसमें हमने ऐड किया किसको, के प्लस 1 को और के प्लस 1 के फैक्टोरियल को। अब आपने इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके आंसर जो लेकर आना है वो आपका आंसर आना चाहिए के प्लस 2 का फैक्टोरियल माइनस 1। ठीक है, आंसर में एक 1 का इजाफा होता है। ठीक है, 1 मतलब कि के की जगह के प्लस 1 होना चाहिए। तो क्या आंसर आना चाहिए आपका, इस के की जगह के प्लस 1 होना चाहिए, तो के प्लस 2 बन जाएगा। के प्लस 2 का फैक्टोरियल माइनस 1 आपका इस वक्त आंसर आना चाहिए। अब ये आंसर कैसे आएगा, यहाँ से देखें के प्लस 1 का फैक्टोरियल यहाँ पर भी है, के प्लस 1 का फैक्टोरियल यहाँ पर भी है। तो इन दो टर्म्स में से, ठीक है, फर्स्ट टर्म में से और लास्ट टर्म में से, फर्स्ट और लास्ट टर्म में से आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म में से आप के प्लस 1 का फैक्टोरियल जो है वो कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर भी मौजूद था और यहाँ पर भी मौजूद था। जब आपने कॉमन लिया तो फर्स्ट टर्म में से तो 1 आ गया, और जो लास्ट टर्म है उसमें से क्या बचा, के प्लस 1 बच गया, और ये जो माइनस का 1 है ये यहाँ पर पहले से मौजूद है। अब ये क्या हो गया, के प्लस 1 का फैक्टोरियल, और यहाँ पर क्या आ गया, के प्लस 2। अब फैक्टोरियल अगर आप जानते हो, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है 7 चैप्टर के अंदर, कि फैक्टोरियल की एक प्रॉपर्टी होती है कि जैसे कि अगर आपके पास 6 है, ठीक है, 6 एक नंबर है और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, एक नंबर बड़ा मौजूद है, 6 मौजूद है और इसके साथ 5 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो बड़ा नंबर है उसका ये फैक्टोरियल बन जाएगा। ठीक है, ये पूरी चीज क्या बन जाएगी, 6 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल आप जानते होंगे, 4 का फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या है कि 4 और 4 से छोटे जितने नंबर हैं पॉजिटिव नंबर, उनको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 4 आ जाएगा, इसके साथ 3 आ जाएगा, इसके साथ 2 आ जाएगा, इसके साथ 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 के फैक्टोरियल का ये मतलब है कि 4 और 4 से छोटे जितने पॉजिटिव इंटीजर हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 फैक्टोरियल का यही मतलब था कि 5 और 5 से छोटे जितने पॉजिटिव इंटीजर हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसके साथ अगर 6 भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर ये पूरी टर्म किसका फैक्टोरियल बन जाएगी, 6 का फैक्टोरियल बन जाएगी। यहाँ पर भी यही हो रहा है, यहाँ पर आपके पास के प्लस 1 का फैक्टोरियल है और उससे एक बड़ा नंबर मौजूद है, के प्लस 2 मौजूद है। ठीक है, के प्लस 2 मौजूद है, तो अब क्या होगा कि ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होकर बड़े नंबर का के प्लस 2 का फैक्टोरियल बन जाएंगी। ठीक है, के प्लस 2 था, के प्लस 1 का फैक्टोरियल था, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, के प्लस 2 का फैक्टोरियल और ये माइनस का 1 एज इट इज हमारे पास मौजूद रहेगा। तो ये चीज़ हमारे पास प्रूव हो गई कि हमारे पास के प्लस 2 का फैक्टोरियल आ गया और माइनस 1 पहले से मौजूद था। देयरफॉर हम लिख देंगे कि 1 जो है वो ट्रू है फॉर किसके लिए, for n equals to k plus 1 के लिए। Therefore 1 is true for all positive integers by mathematical induction। इसी तरह से एक आपके पास कम्बिनेशन का सवाल है, वो हम देख लेते हैं। इसके और टाइप्स भी हैं, वो हम अभी बाद में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। एक कम्बिनेशन का सवाल देख लेते हैं। ये आपके पास कम्बिनेशन इसका सवाल है, सवाल नंबर इस वक्त हमारे पास 12 है।
यूज मैथमेटिकल इंडक्शन टू शो डैट, ठीक है। इसमें से जो चीज आपने देखनी है वो ये है हमारे पास कि कॉम्बिनेशन को आगे से सॉल्व कैसे करना है। जी मैं बुक आपको सेंड कर दूंगी, पीडीएफ अभी आपको मैं भेज देती हूँ, ग्रुप में भेज दूंगी, ठीक है। यूज मैथमेटिकल इंडक्शन टू शो डैट, आपको कॉम्बिनेशंस गिवन है। कॉम्बिनेशंस आपने अगेन 7 चैप्टर फर्स्ट ईयर का पढ़ा हुआ है। 5C5 कॉम्बिनेशन को लिखने के दो मेथड हैं, एक ये है कि आप इनको ब्रैकेट्स में लिख दें जैसे इस वक्त लिखी हुई है, और दूसरा मेथड ये होता है कि 5C5 एनसीआर का मेथड होता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया हुआ है कि नोट दैट एनसीआर बराबर होता है किसके, इसको आप एनसीआर की फॉर्म में लिख सकते हैं, इन ब्रैकेट्स को आप एनसीआर की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक ये चीज इसमें इम्पोर्टेंट है, और इसमें एक फार्मूला हमारे पास जो बनता है वो ये होता है, वो भी आगे क्योंकि इसी में यूज होना है इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी कि कॉम्बिनेशन में, अपना माइक ऑफ कर दें प्लीज, अपने माइक ऑफ कर दें। कॉम्बिनेशन में हमारे पास जो फार्मूला यूज होना है वो मैं आपको बता रही थी। इसमें ये चीज है कि अगर आपके पास n-1 और CR है, ठीक है, इसमें ऐड हो रहा है n-1 CR-1, ठीक है, ऊपर वाली दोनों टर्म सेम है, यहाँ पर भी n-1 है और यहाँ पर भी n-1 है, यहाँ पर R है और यहाँ पर R से एक नंबर कम है, nR-1 है। तो जब ये दोनों कॉम्बिनेशंस ऐड होती हैं तो किस तरह से ऐड होती हैं, आपने इसको प्रूफ यहाँ पर नहीं करना, जस्ट ये फार्मूला याद रखिएगा कि n-1 n-1 इनमें से एक नंबर आपने बड़ा करना है, ठीक है, n-1 से अगले नंबर पर जाना है, वो अगला नंबर कौन सा होगा, वो अगला नंबर होगा n, ठीक है, n-1 इससे अगला नंबर आपके पास कौन सा होना चाहिए, n। इसी तरह से यहाँ पर r है और यहाँ पर r-1 है, तो इनमें से आपने जो बड़ा नंबर है वो r है, तो बड़े नंबर को आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ठीक है। इस फार्मूले को आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये आपके पास बनेगा NCR, ठीक है। n-1 था ऊपर भी, इसमें भी सेकेंड टर्म में भी n-1 है, यहाँ पर r है और यहाँ पर r-1 है, तो इसको जब आप इन दो कॉम्बिनेशंस को सॉल्व करेंगे तो वो क्या होगा कि n-1 से एक बड़ा नंबर n आएगा, और इन दोनों नंबर में से r और r-1 में से जो बड़ा नंबर है वो आपके पास कौन सा है, r, ठीक है, उसको आप यहाँ पर लिख देंगे। पहला वही है कि आप n1 के लिए प्रूफ कर देंगे, n1 के लिए प्रूफ करने के लिए आपने क्या करना होगा कि यहाँ पर n = 1 लिखा, 5C5 बन जाएगा, यहाँ पर 6 बन जाएगा, और आप जानते हैं कि कॉम्बिनेशन में अगर ये दोनों इंटीजर जो है वो सेम आते हैं तो इसका आंसर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। n = k के लिए आप लेट कर देंगे, ठीक है, जहाँ जहाँ n था उसकी जगह आपने k लिख दिया, इसकी लास्ट टर्म में आपने k को रिप्लेस कर देना है k+1 के साथ, तो वो बन जाएगा k+5 और C5, ठीक है। अब आपने ये जो नई टर्म आई है इसको ऐड कर दिया, जब ऐड कर दिया तो यहाँ पर वो फार्मूला लगेगा जो भी मैं आपको बता रही थी कि k+5 है, k+5 है, ऊपर वाली दोनों टर्म सेम है, तो इससे अगली टर्म पर आपने चले जाना है, k+6 इसके आंसर में आएगा, 6 और 5 में से जो बड़ा इंटीजर है 6 उसको आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब आप चाहें तो इस 6 को k+1 और 5 लिख सकते हैं, ठीक है, 6 की जगह आप 1 और 5 लिख सकते हैं, ये शो कर रहा होता है कि जो k है वो रिप्लेस